Hello students. Today we are going to start our next chapter in the standard 10, that will be the periodic properties and the classification of elements. Okay, this chapter will be come in the 4 marks portion in the boards. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कि सारी चीज़ें पता रहे। जनरली क्या है कि टोटल इस चैप्टर में से टोटल मार्क्स कंसिडरेशन है वो है आपके 4 मार्क्स कंसिडरेशन। उसमें वन क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स या तो फिर fill in the blanks, or either it can be the MCQ types question. One question will be asked is also another 1 mark question. Okay, that will be also come in a true or false portion or one word question. Okay, and one question will be asked is the 2 marks question, and this 2 marks question has the optional question in it. Okay, तो क्या होगा, इसके अंदर एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपका इंक्लूडेड होगा, और इस तरह से टोटल हमारा 4 मार्क का ये जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सीखने का क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो टॉपिक्स है वो रिगार्डिंग होंगे बेस्ड ऑन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा कि हमको पता है कि आज तक हमारे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, तो जनरली हमारे 118 एलिमेंट्स जो है वो अभी अभी तक हम लोग उसको जानते हैं। ओके, जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब वो 118 एलिमेंट तो पहले से तो कहीं पर से डायरेक्टली आए नहीं होंगे कि भाई 118 एलिमेंट्स एक साथ हम लोगों ने खोज निकाले होंगे। इस तरह से एक साथ हम लोगों ने 118 एलिमेंट को डिस्कवर्ड नहीं किया है। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए वैसे वैसे हम लोगों को क्या करना पड़ा कि उस एलिमेंट्स को हम लोगों को एक कैटेगराइज्ड टेबल के अंदर या तो फिर कैटेगराइज करना पड़ा। तो कैटेगराइज करना पड़ा मतलब कि क्या, तो अभी आप लोग जब स्कूल पे आते हो तो कई बार क्या होता है कि सर आके बोलते हैं कि भाई जो शॉर्ट हाइट वाले हैं वो आगे आ जाओ, जो लॉन्ग हाइट वाले हैं वो पीछे चले जाओ। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया, हाइट वाइज कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो उसी तरह से ये जो 118 एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर्ड कर लिए, अब वो 118 एलिमेंट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई ये जो है उसका मास इतना है तो इसको इस कैटेगरी में डालो, ये एलिमेंट है इसका मास इतना है तो इसको इस कैटेगरी में डालो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है तो इसको एक कैटेगरीज में डालो। क्योंकि आपको कई बार पता है ना कि कई बार बोलते हैं एज द पनिशमेंट के फॉर्म में आके आपको बोलते हैं कि आज आप लोगों ने हेयर ऑयल किया है कि नहीं किया है। तो जब भी आप लोग बोलते हो कि नहीं किया है तो फिर आपको बाहर खड़ा रख देते हो, मतलब आपकी एक कैटेगरी डिसाइड होगी कि भाई आप लोगों को अब हेयर ऑयल जिन्होंने नहीं किया है उस कैटेगरी के अंदर आपको खड़ा रहना है। ओके, तो उसी तरह से ये जो सारे एलिमेंट्स है उस लोगों इसको हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगराइज किया, पर इतना इतना इजी भी कैटेगराइज नहीं किया जितना मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड इन द पोर्शंस, कि भाई पहले 3 एलिमेंट मिले थे, बाद में 3 एलिमेंट मिले, तो उन 6 एलिमेंट्स का किसी साइंटिस्ट ने कैटेगराइजेशन किया होगा। then another 12 elements, or then maybe 49 elements found out, and then the categorization will take place. Another elements are found, then the another categorization is found. तो इस तरह से जो सारे सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद के कैटेगराइजेशन, खुद के एलिमेंट्स जब भी मिले तो खुद के हिसाब से कैटेगराइज्ड करना स्टार्ट किया। ओके, तो अब हमको वही स्टार्ट करना है कि कौन से जो साइंटिस्ट थे वो, जैसे कि भाई सबसे पहले साइंटिस्ट थे डॉबरेनर भाई साहब जो थे वो हमारे थे, फिर मेंडलीव थे, फिर मेंडलीव के ऊपर से हम लोगों ने मॉडर्न एलिमेंट टेबल देखा। सीखना है हमको कि भाई किस तरह से वो बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पीरियोडिक टेबल एंड द कॉन्सेप्ट मैप। अब कॉन्सेप्ट मैप यानी कि क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है वो उसके बारे में सारी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले है कि पीरियोडिक टेबल जो है इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑर्डर्ड बाय द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई पीरियोडिक टेबल है क्या, तो एक तो अरेंजमेंट है किसका, केमिकल एलिमेंट्स का, और किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, तो एक तो एटॉमिक नंबर के ऊपर से अरेंजमेंट हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर से नंबर कैटेगराइजेशन हुआ होगा, एक जो है अरेंजमेंट रिकरिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर से हुआ होगा। तो इस तरह से जो हमने सारे एलिमेंट्स को इन 3 चीज़ों के ऊपर से या फिर 4 चीज़ों के हिसाब से कैटेगराइजेशन या तो फिर अरेंज किया होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। ओके,
This ordering shows the periodic trends such as the elements with similar behavior in the same column. It also shows the four rectangular blocks with the some approximately similar chemical properties. In general, within one row, the elements are metals on the left and the non-metals on the right. We can say that we can categorize the two blocks like metal and non-metal. In metal, we have to categorize the metals element and we have to categorize non-metals element into the non-metals block. Okay. पर ये तो सिंपल था. पर अभी जैसे जैसे मैंने बोला ना कि जैसे जैसे ये जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर्ड होते गए, तो उसमें किस तरह से हम लोगों ने जो है वो कैटेगराइजेशन किया. सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई दिस एलिमेंट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई. इतना बात तो सही है सर, आप बात कर रहे हो कि भाई हम लोगों ने कैटेगराइज कर तो लिया, पर वो कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी क्यों है, उसको अरेंज करना ज़रूरी क्यों है. So in 1800 only 31 elements were known. In 1865 the number of identified elements had more than doubled to the 63. 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही फाउंड हुए थे, जबकि 1865 के अंदर ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स जो है वो फाउंड आउट हो चुके थे. मतलब 65 इयर्स के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट डबल एलिमेंट्स जो है वो फाउंड आउट कर लिए थे. ओके, 63 यानी कि 32 जितने डिस्कवर्ड हमने सिर्फ 65 इयर्स के अंदर कर लिए. और आज तक जितने एलिमेंट हुए उसमें 118 एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कवर्ड करके रखे हुए हैं. एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सम ऑफ देम आर यूजफुल व्हाइल अदर मे बी हार्मफुल. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो यूजफुल है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि harmful है. The harmful elements may also be useful in another way like radioactive elements. जो harmful है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं radioactive elements के अंदर. radioactive elements मतलब कि क्या, तो मतलब radioactive elements मतलब कि न्यूक्लियर के अंदर जो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, बेरियम होता है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसका इस्तेमाल भी हम लोग हीट एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए कर सकते हैं. तो है तो वो हम लोगों के लिए हार्मफुल है, पर फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि हमको कम करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए. हमने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर देखा था तब हम लोगों ने बात की थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ्यूजन या फिर फ्यूजन के प्रोसेस से हीट जनरेट करती है और इस हीट का इस्तेमाल हम लोग पावर जनरेशन के अंदर करते हैं. ओके, so it is necessary to study the chemical and physical property of each of the element present around us because every element is related to our life in some or other way. We already know कि भाई कार्बन जो एक एलिमेंट है वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई कार्बन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज इट कम्स इन दी ऑल वेरिएशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड इन दी सराउंडिंग्स एटमोसफियर. ओके, तो मतलब सारी की सारी जो चीज़ें होती है वहाँ पर हम लोगों को कार्बन जो है वो फॉर्म्ड होता हुआ दिखता है. So it may be one or another way it will be we will be dependent on it. Okay, उसके बाद है कि टू इजी आउट दिस प्रॉब्लम कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है हम लोगों को कभी कहाँ पर मिलना चाहिए, हम लोग किसको किस कैटेगरीज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए साइंटिस्टों ने सोचा, साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर द सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट. साइंटिस्टों ने ये बोला कि तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक काम कर देते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे जनरली कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देंगे किसका, एलिमेंट्स का, और जब भी आपको जो भी एलिमेंट डिस्कवर करना है वहां से आप लोग जो है वो फाउंड आउट कर सकते हो. पीरियोडिक टेबल जो है वो एक टूल है किसके लिए, तो एलिमेंट्स जो है उसको ढूंढने के लिए. ओके, जो एलिमेंट्स है उसको ढूंढने के लिए जो टेबल हम लोगों ने बनाया उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल. ओके, it helps us to undertake the systematic study of the various elements found in the nature without which it would have been impossible to us to study all the elements in the table. तो अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो पहले तो हम लोगों को टेबल के अंदर से टोटल एलिमेंट्स नहीं मिलते. अगर टोटल एलिमेंट्स नहीं मिलता तो हम लोग उसके अंदर की सारी चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाते. So therefore it is very important to study about the elements. Okay, and we have to study about the elements and that can be found out from the periodic tables, and each periodic table has its own categorization properties. उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड करके दिए थे, कैटेगराइज करके दिए थे, वो थे हमारे साइंटिस्ट भाई साहब डॉबरेन. डॉबरेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1829 के अंदर हम लोगों को
जो है वो एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना सिखाया था सबसे पहले। उसने सबसे पहले ट्रायड्स में सारे जो है वो एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, यानी कि 3 ट्रायड्स बनाए थे उसने, और 3 ट्रायड्स के अंदर, ट्रायड्स मतलब कि 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट ट्रायड बनाया जिसके अंदर उसने 3 एलिमेंट्स को डाल दिया। उसके बाद सेकंड ट्रायड बनाया जिसके अंदर उसने 3 एलिमेंट्स को डाल दिया, और तीसरे के अंदर और 3 को डाल दिया। अब सबसे पहला जो था फर्स्ट ट्रायड के अंदर, वो बेस्ड था ऑन द एटॉमिक मास। Okay, we can see that here he tried to classify the element with similar properties in the group of the 3 element. He could succeed in making only a few triads. तो उसने ये प्रॉपर्टीज के बेस्ड के ऊपर से सारे सारे एलिमेंट्स को एक एक साथ जोड़ना तो शुरू कर दिया 3-3 के ग्रुप में, पर सभी चीजों के लिए ये जो था वो पॉसिबल नहीं था। उसने जो 3 ग्रुप बनाए थे उसके अंदर उन्होंने ग्रुप बनाया था कि सबसे पहले वो कैटेगराइज करेंगे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेस्ड ऊपर ओके, एटॉमिक मास के या तो फिर एटॉमिक वेट के ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे। देन सेकंड था वो एटॉमिक मास के ऊपर, सॉरी सेकंड जो है वो भी एटॉमिक मास के ऊपर है, मतलब कि जिसका जितना वॉल्यूम होगा उसके बेस्ड के ऊपर ही वो जो थे वो ग्रुप्स क्रिएट कर रहे थे। और तीसरा भी एटॉमिक मास के ऊपर ही होगा, मतलब कि इन दोनों का मास का अगर एडिशन करें तो हम लोगों को डिवीजन करें तो इसकी एवरेज जो है वो मिल जाती थी। 7 और 39 की एवरेज निकालेंगे तो 23 मिलती थी, इस वजह से इसको एक कैटेगरीज में डाला। फिर 40 और 137 का डिवीजन करें तो हमको 87.6 यानी कि स्ट्रोंटियम जो है एलिमेंट वो मिलता था। और 35.5 और 127 का एडिशन करें देन वी कैन फाइंड दी ब्रोमाइंस एलिमेंट। तो इस तरह से उन्होंने बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास जो है वो कैटेगराइज करना स्टार्ट किया, पर ये सारे एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, सिर्फ 9 एलिमेंट के लिए ही वो ये कर पाए, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन जो है वो फाउंड आउट हो सकते हैं। ओके, सो डॉबरेनर कुड अरेंज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स एज द ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब कि 3 एलिमेंट्स को उसने इस तरह से डिवाइड करके हमको दिया है। ओके, देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ओके, न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स दिए थे, उसमें उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ऑक्टेव मतलब उसके अंदर उसने 8 जो है वो एलिमेंट्स को कैटेगराइज्ड किया था। अभी 8 कैटेगरीज को उसने किस तरह से कैटेगराइज्ड किया था, तो वो बेस्ड ऑन द म्यूजिक, हम जो म्यूजिक जो सुनते हैं ना उसमें जो सारे गामा पा सुनते हैं उसके ऊपर से उसने जो है वो ऑक्टेव्स को कैटेगराइज्ड किया था। मतलब कि जिसका जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है उस तरह से उसको उसने उस कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज्ड किया था। मतलब कि सोडियम जो है वो सॉरी हीलियम जो है वो साउंड करता है लाइक सा, लिथियम हाइड्रोजन जो है वो साउंड लाइक करता है सा, लिथियम जो है वो साउंड लाइक करता है रे, बेरिलियम जो है वो गा, बोरोन जो है वो मा, कार्बन जो है वो पा, सोडियम जो है वो डा, और सारे गामा पादा नी। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो नी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं हम लोग उसको, म्यूजिक के ऊपर से हम लोगों ने क्या किया है कि ऑक्टेव्स को यानी कि 8 एलिमेंट को कैटेगराइज किया है। तो इस तरह से उसने कितने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था, जनरली उसने किया था जो 14 एलिमेंट्स थे उसको इस तरह से अरेंज किया गया था। 14 से थोड़े से कम थे, 38 शायद थे। 38 एलिमेंट्स को उसने इस तरह से कैटेगराइज्ड किया था ऑक्टेव्स के फॉर्म में। ओके, सो 1864 के अंदर जॉन न्यूलैंड थे, उन्होंने ये जो था वो एवरी 8 एलिमेंट जो है वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उन लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक मासेस के बेस्ड के ऊपर उन्होंने इस तरह से लिया जो है वो हम लोगों ने देखा। ओके, then Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table has considered that while Dobrynin initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who has responsible for publishing the periodic law for the first time. सबसे पहले जो डॉबरेनर ने हम लोगों को स्टडी करके रिलेशनशिप दे दिया था एलिमेंट्स का। अब उसी एलिमेंट्स के अंदर जो कंसिडरेशन हुआ कि भाई जो फर्स्ट लॉ लेके आए भाई साहब, वो भाई साहब थे मेंडलीव भाई साहब। ओके, ये मेंडलीव ने सबसे पहला लॉ हम लोगों को कंसिडरेशन में दिया, द फर्स्ट लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके अंदर उन्होंने हमको ये बताया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी एलिमेंट्स की,
वो आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक वेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को मेरे को चेंज करना है तो साथ ही साथ में एटॉमिक वेट चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे को केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो उसमें भी साथ ही साथ एटॉमिक वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक masses. Okay. If elements are arranged in order of their increasing atomic weights after a regular interval with elements with similar properties are repeated, तो कई बार क्या होगा कि भाई दो चार एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक ही साथ में डाल दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, तो उसके बाद थोड़े से इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, फिर से एलिमेंट जो है वो उसके वेट जो है वो ज़्यादा आने लगेंगे, तो फिर से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। फिर और जो एलिमेंट आएंगे उसको इंक्रीमेंट में रिलेटेड में डालना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो इसके जो कैटेगराइजेशन हुआ, उन्होंने जो लॉ दिया कि भाई हमको क्या करना है कि एटॉमिक वेट्स के बेसिस के ऊपर हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देना है। मतलब कि 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दोगे वेट्स के। उसके बाद आए 10 और एलिमेंट तो उसको भी वेट के हिसाब से डाल दोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद और 10 एलिमेंट आए तो उसको भी किसको डाल दोगे, वेट्स के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दोगे। ओके। So on basis of that he proposed a periodic table which is called as the Mendeleev's periodic table. तो जनरली क्या हुआ कि उसने जो इस हिसाब से हम लोगों को कैटेगराइजेशन करके दिया उसके ऊपर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि उन टेबल का नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स जो है उन्होंने 63 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था, जब भी उन्होंने ये टेबल जो है वो रिसर्च किया था तब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने साथ ही साथ में ये भी स्टडी करके हम लोगों को दिए कि भाई एटॉमिक मासेस ऑफ देयर एलिमेंट एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी इन द प्रोपोर्शनल, यानी कि एक दूसरे को डिपेंडेंट करते हैं। He studied that the formation of hydrides and oxides of the elements and treated his one of the basic properties of an element. कई बार हाइड्राइड्स जो बनते हैं या तो फिर ऑक्साइड्स जो एलिमेंट्स में से बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट होने की छोड़ते हैं नहीं है। The periodic table contains the vertical column groups and the horizontal row called the periods. He placed the element that had a similar property under the vertical column, leaving blank spaces for the element not yet discovered. तो उन्होंने क्या किया था कि ब्लैंक भी रख दिए थे, जहाँ पर जो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर ब्लैंक रखे हुए हैं, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है। इन सारी जगहों पर जो है वो मटीरियल एलिमेंट्स जो है वो अभी फाउंड आउट होने बाकी है। तो आप देख सकते हो कि जो आपको वर्टिकल रोज दिख रही है उसको आप ग्रुप्स कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल रो दिख रही है उसको आप पीरियड्स कह सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों ने पीरियड्स के अंदर कैटेगराइज किया है सारे एलिमेंट्स को, और एलिमेंट जो है ग्रुप्स के अंदर भी कैटेगराइज किया है। तो जनरली यू कैन सी दैट ग्रुप्स जो है वो कितने हैं हमारे सामने, तो 8 ग्रुप्स के अंदर उसने जो है वो डिवीजन किया है, कैटेगराइज किया है एलिमेंट्स को। ओके, अराउंड 16 एलिमेंट्स जो थे फाउंड आउट, 63 एलिमेंट्स जो उन्होंने तभी फाउंड आउट किए थे उसको इस 8 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज्ड किया है, जिसमें उन्होंने मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला है। मतलब कि अगर 1 to 5 मासिस वाले जो थे उन लोगों को पहले में डाल दिया, फिर 6 to 18 वाले में डाल दिया, फिर 22 से 35 वाले में डाल दिया, फिर 39 से 58 तक डाल दिया, और फिर 63 से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये 1.008 जो लिखा है वो इसका मास है, आप ऐसा समझ लो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया, फिर 6 to 30, 392, 18.99 को एक में डाल दिया, फिर 22 से वाले को 35 तक डाल दिया। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द मास दे हैव क्रिएटेड द ग्रुप। ओके, ईच ग्रुप टू 6 is divided into 2 subgroups, A normal elements and B transition elements। ओके, जो 6 तक हमारे 7 तक जो हमारे ग्रुप है वो 7 तक ग्रुप को हमने 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पर जो आपको A और B लिखे हुए दिख रहा है, यहाँ पर ये A और B सारे 7 तक ही है, मतलब उसको इस ग्रुप को हमने सब कैटेगराइज किया है इनटू द 2 ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर इस तरह से। और ये सब ग्रुप्स में जो एक ग्रुप है ये ए वाला, इसका नाम दिया है हम लोगों ने नॉर्मल एलिमेंट,
और इस वाले ग्रुप का नाम दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरह से जो है वो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स और एडवांटेजेस क्या है पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीव भाई साहब के, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर। Study of the element, first time all the elements were classified into group according their similar property। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई जो है वो एलिमेंट्स हम लोगों ने सच्ची में एक ही ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड की, और इसका होने की वजह से हम लोग इसका स्टडी भी जो है वो हम लोग इजियर कर सकते हैं। Predicting new elements जो है, it gave encouragement to the discovery of the new element as some gaps were left in it। तो कई बार क्या है कि भाई जो गैप्स रखा हुआ है उसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली ये सोचते रहते थे कि भाई यहाँ पर डिस्कवर करना एक एलिमेंट बाकी है, यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर करना बाकी है। तो जैसे जैसे ये रिसर्च आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये जो है साइंटिस्ट लोग क्या सोचते गए कि भाई यहाँ पर एक एलिमेंट फाउंड करके मेरे को डालना है। तो इस तरह से इंकरेजमेंट मिलता गया, साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर करने के लिए और इंकरेज होते गए। देन दे हैव फाउंड द मोर 118 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल। तो इस तरह से ये जो है वो एडवांटेजेस है सारे पीरियोडिक टेबल के। इससे ज़्यादा डीमेरिट्स है इसके, डिसएडवांटेजेस जो है वो इसके बहुत ज़्यादा है। जिसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन का पोजीशन दिया है वो हम लोगों को प्रॉपरली नहीं दिया गया है। ओके, तो हम लोग इसका डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई इसको यहाँ पर ही रखना है। हम लोगों ने ग्रुप 1 के अंदर पहली कॉलम में डाल दिया था, पर इस तरह से हम लोगों को डालना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बोथ रिसेंबल्स करता है, मतलब वो अल्कली मेटल्स को भी रिसेंबल्स करता है और हेलोजेंस को भी रिसेंबल्स करता है। तो इस वजह से इसको इस कैटेगरी या तो फिर इस कॉलम के अंदर हम लोग नहीं डाल सकते। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स यानी कि हमको पता है तो आइसोटॉप्स हम लोगों को पता है कि भाई जिसके जो आइसोटॉप्स है, मतलब कि जो जनरली आइसोटॉप्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है वो क्या करते हैं कि उसकी पोजीशन हम लोगों ने प्रॉपरली सेट नहीं की, और इसके अंदर हम लोगों ने आइसोटॉप्स या फिर आइसोबार्स के बारे में कोई बात ही नहीं की है। तो ये हमारा लिमिटेशंस हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स है। ओके, तो हम इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई इसको हम लोग एक ही टेबल के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर क्या डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते। सो व्हाट वाज द रीजन दैट वी कैन नॉट इंक्लूड इट। ओके, तो इसके बारे में वो बात नहीं हुई है, तो इसके बारे में वो हमारा लिमिटेशन से हो जाता है। एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर जो हमारा लिमिटेशन है। या तो इसके अंदर क्या है कि देयर वर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स। कई बार ऐसी पेयर्स भी इसके अंदर डाली गई है, जैसे कि आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड है वेर प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम एंड निकल। तो इसको हम लोग नहीं डाल सकते एक ही साथ में, क्योंकि इसका जो वेट है वो हम लोगों के जो हम लोगों ने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हम लोगों ने देखे थे, जो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कहाँ पर है, पोटेशियम निकल की बात की गई है यहाँ पर, तो हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो, पोटेशियम जो है इसका वेट जो है 39.102 है, और निकल जो है यहाँ पर 58.71 है। तो इसको फिर भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो डाल ही दिया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि निकल जो है इसका वेट जो है 58.71 है, और ये यहाँ पर देखो 58.93 वाला ये इसके आगे आ गया है। तो ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि निकल जो है 58.71 है, तो हकीकत में इसको यहाँ पर आना चाहिए था और इसको यहाँ पर आना चाहिए था, बट ये कंसिडरेशन नहीं किया गया हम लोगों से। ओके, तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है मेंडलीव में।
Like elements were placed in the different groups. कई बार क्या होता है कि PT and AG जो है which are have the similar property were placed in the group 8 and group 1B respectively. तो इन लोगों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया जबकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है फिर भी पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स, तो इसके अंदर ना कोई आइसोटॉप्स या ना कोई आइसोबार्स को कंसिडर किया गया है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर। जबकि मैंने बोला है कि आइसोबार्स जो थे और आइसोटॉप्स जो है वो सोडियम के या तो फिर कैल्शियम के या तो फिर सिल्वर के हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लिया है, यहाँ पर कोई बात ही नहीं किए गए उसके बारे में। ओके, तो these are the limitations regarding the Mendeleev's periodic table। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। जनरली 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर ये पूछा जाता है कई बार कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। So you can write from here. Okay, so these are the 3 questions that you have to write in today's session। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। Okay, question number 1, what are the merits of Mendeleev's table? Question number 2, what are the demerits of? And question number 3, what is Mendeleev's table? So these are the 3 questions that you have to write in today's session। Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.